वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। जी नाज़रीन, आज मैं उस शख्सियत से, क्योंकि शख्स तो हम सभी होते हैं लेकिन शख्सियत बनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रही हूँ जिन्होंने ड्रामों का, सोच का रुख बदल दिया, अपना एक पैटर्न रखा और अपनी एक स्ट्रेटजी रखी। और फिर ये एक जुमला मेरे जहन में आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मैं वहाँ खड़ा होता हूँ कि लाइन भी वहीं से शुरू हो जाए। इनके लिए ये वर्ड जो है वो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं और इनकी कैपेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत पहले आपने बहुत सारे ऐसे मशहूर ड्रामे देखे होंगे जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और हमेशा याद रखिएगा, जब हम ड्रामा देखते हैं तो ड्रामे हमारे इर्द गिर्द के जो हैं वो इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कोई ना कोई वाक़यात रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तभी ही वो हमें नज़र आते हैं। ड्रामे में वो तमाम तख्लीकी का किरदार नज़र आते हैं। तितलियाँ झूठी, किस ये जाना मैं कौन, और अब जो आप देख रहे हैं घर तितली का पर, एक चुभन सी फरेब, यार ना बिछड़े, दासी जाल, तकदीर। और मैं कहूँगी कि पाकिस्तान का फ़ख्र पाकिस्तान इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कम एज में सीखना शुरू किया, यूँ कहूँगी कि डाउन टू अर्थ वर्किंग स्टार्ट की। कोई ईगो नहीं, कोई मैं कहूँगी उन्होंने अपना ऐसा क्राइटेरिया नहीं बनाया कि मैं हूँ, नो, उन्होंने हम सब को लेके चलना चाहा, उन किरदारों को लेके चलना चाहा, अपनी एक खूबसूरत मैं कहूँगी रिस्पेक्ट बनाई। मीडिया फील्ड में, ड्रामा फील्ड में बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को स्टार बनाया, यानी कि नए टैलेंट को डेब्यू दिया। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में यहाँ पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मोहसिन तलत साहब, फ़ख्र पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। बड़ा डिटेल और बड़ा अच्छा सा आपने इंट्रोडक्शन दिया है, शुक्रिया। नहीं मोहसिन साहब, अच्छा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे, मैं ठीक हूँ एंड फाइनली मैं शो पे हूँ। अच्छा फर्स्ट मैं एक बात बताऊं, मैं अभी इनसे सिर्फ मैं पहली बार मुलाकात हो रही है, इज इट क्लियर? लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं, एक साल से मैं इनको कांटेक्ट में इनसे हूँ, इंट्रैक्शन में, कि सर मैंने आपका इंटरव्यू लेना है। और मुझे यहाँ पर वीनस टीवी पर 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया और मैं पूरी कोशिश होती मेरे डायरेक्टर की, अच्छा ये आएंगे। आज ये सरप्राइजली मेरे साथ बिल्कुल मुलाकात हो रही है और इनका मैंने थोड़ा, ज़ाहिर बात है, एक किसी पर्सन को बुलवा रहे हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है कि मैं किसी से पूछे सर ये शौक कब से था, ये बिल्कुल मतलब बहुत पुराना सवाल है, लेकिन इनको शौक नहीं था ड्रामा डायरेक्टर या इन चीज़ों, ये ड्रामे, ये बेसिकली ड्रामे में एज ए एक्टिंग कोइंसिडेंट आ गए, ऐसा ही तो नहीं था? जी जी, नहीं देखिए मैं हाँ, एक जो काम जिस तरह से शुरू किया था वो एक कमर्शियल में सिलेक्शन हो गई थी। जी जी। एंड उस एक दिन की शूट के दरमियान ही मैंने रियलाइज़ किया कि मैं विजुलाइजर ज़्यादा अच्छा हूँ जी, तो मैं बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। आपने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। या दैट टाइम आई वाज 16 साल का था, बिल्कुल छोटे। और फिर बस ये था कि स्टडीज़ कंटिन्यू रखी और बस पढ़ते गए और काम करते गए। तो इट्स बिन 31 इयर्स माशाल्लाह, कोई 30-31 साल हो गए ये काम करते हुए। एंड वो आई एम नॉट डन येट माशाल्लाह, अभी भी चल रही हैं चीज़ें और उसी शौक के साथ, उसी पैशन के साथ जो है वो अब भी काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने बड़े बड़े लेजेंड स्टार्स के साथ काम किया जो शायद आपको उस वक्त एकदम सरप्राइज दी, क्योंकि आप यंगेस्ट एज में अपने आप को इस मीडिया फील्ड में एज अ डायरेक्टर, मैंने कहा ना सही टाइम पे सही डिसीजन आपने ले लिया। आपने इस पे फोकस नहीं करी कि मैं स्क्रीन पर आ जाऊँ, मैं स्क्रीन पर आ जाऊँ। आपने सिलेक्शन की कि मैं डायरेक्टर ज़्यादा अच्छा हूँ और बहुत अच्छा आपने अपने लिए चूज़ किया। बड़े बड़े लेजेंड, शफ़ी मोहम्मद, तलत हुसैन, मुनव्वर सईद, उस्मा गिलानी, आपकी बहुत, आप उसको बहुत लाइक करते हैं, मदर जस्ट लाइक। आप उन सबके साथ आपने काम किया जो शुरू में जब उनका साथ आपका इंटरेक्शन हुआ तो वो आपको एज अ डायरेक्टर, हाँ वो मतलब सरप्राइज, यंगेस्ट थे आप। जी 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 जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? देखिए जब तक फोन पे बात होती थी तब तक तो बहुत मोहसिन साहब मोहसिन साहब मोहसिन साहब सामने आए। हाँ, मुनव्वर साहब से जब पहली मुलाकात हुई, मुनव्वर सईद साहब के साथ बहुत काम हुआ है। तो
मुनव्वर सईद साहब से मिलने, जब वो लाहौर रहते थे, कराची शिफ्ट नहीं हुए थे, और इधर DHA में उनके भाई रहते हैं, तो वहाँ पे वो भी रहा करते थे जब भी रिकॉर्डिंग के लिए आते थे। तो मुनव्वर साहब से मिलने जब मैं गया हूँ तो उन्हें बताया कि मैंने गेट पे जाके बताया कि मैं बता दें उन्हें मोहसिन तलत आएंगे। तो मुनव्वर साहब दरवाजे पे आए, और जब मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन तलत, तो उन्होंने मुझे देखा और फिर इधर देखा, फिर उधर देखा और कहने लगे कहाँ है, बुलाएं, बोले अंदर आ जाएं। तो फिर उन्होंने कंफर्म किया, हालांकि उन्होंने लेके अंदर ड्राइंग रूम जाना था, पर उन्होंने बाहर मुझे लॉन में बिठाया, और 2 मिनट की बात में उन्हें अंदाजा हो गया कि नहीं यही मोहसिन तलत है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, हम अंदर चल के बैठते हैं, यहाँ नहीं बैठते। ओह माय गॉड। तो होता है बिल्कुल इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक उज़्मा आपा का ताल्लुक़ है, तो मुझे लगता है कि आज जो भी ये वाला मोहसिन तलत है, उसकी इस पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा रोल है उज़्मा गिलानी साहिबा का। उन्होंने बाय ऑल मीन्स देखें, एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है, तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। ये बात आपको जब आप तजुर्बेकार हो जाते हैं तभी समझ आती है। तो बड़ी सारी चीज़ें समझाती थी कि अच्छा बेटा आप ये करते हैं, अच्छा इस तरह करते हैं, नहीं देखें इस तरह कर लिया करें। टेक्निकली तो आप साउंड थे, तभी समहाउ आप इंडस्ट्री में चल रहे थे, आप काम कर रहे थे और रेगुलर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो कि जिन्होंने नॉन स्टॉप काम किया। ऐसा नहीं है कि जिनका ब्रेक आया हो, जो काम ना कर रहे हों। समटाइम होता है लोग डिसीजन लेते हैं कि यार ये फील्ड छोड़ के कुछ और करें, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी में ही कुछ मुस्तकिल मिजाज रहे। यस अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं डायरेक्टर साहब जो होते हैं ना, वो बड़ा एग्रेसिव होता है, ये क्या कर दिया वो, मतलब एक मेरे जहन में, मैं अपने वो माइंड के मैं समझती हूँ कि उनका क्राइटेरिया ऐसा होगा, इनको डांट दिया, अरे तुमने याद नहीं किया, ऐसा कर दिया। या देखो एक है, गलती तो करेगा ना आप लोग। ड्रामा जब एक आर्टिस्ट है, कोई भी हो, या यंगेस्ट हो या सीनियर हो, हाउ कैन हैंडल, कैसे हैंडल करती हैं, क्या गुस्सा करते हैं? मेरी नॉलेज में कि आपको गुस्सा नहीं आता, और मैं कहती हूँ वो इंसान ही नहीं जिसको गुस्सा ना आए। नहीं, अब आप दूसरा जुमला आप खुद ऐड कर लीजिए। जी हाँ, कौन नहीं, होता है? गुस्सा आता है, लेकिन मुझे लगता है कि तरीका गलत होता है। इंसान की अगर आपने पहचान करनी है तो उसको गुस्से में देख लें, आपको पता लग जाता है, वाह, उसके ज़र्फ़ का पता लग जाता है, उसकी तरबियत का अंदाज़ा हो जाता है। तो अपनी उस बात को, जो बात बुरी लगी है, उसको कन्वे करना, वो आर्ट आना चाहिए आपको। और मुझे लगता है अगर हम एज डायरेक्टर या डायरेक्टर को जब गुस्सा आता है उसकी बात करें, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर एंड डिक्टेटर। आप हेड ऑफ द फैमिली की तरह आपने लेके चलना होता है। डायरेक्टर इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप बाय ऑल मीन्स। अगर जो घर का, सपोज घर का वालिद है, अगर वही टेम्परामेंट लूज कर जाएगा, अगर वही, यानी उस घर में तो मौजूद जितने लोग हैं उनको एक शेल्टर फील होना चाहिए घर के सरबराह से। लीडरशिप सलाहियत नहीं हुई तो फिर फायदा नहीं है। सबको लेके चलना हो, उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत। और मुझे लगता है कोई भी बात आप गुस्से के बजाय प्यार से ज़्यादा अच्छे तरीके से मनवा लेते हैं। अगर आप प्यार से करवाएंगे तो शायद सामने वाला ज़्यादा दिल से और ज़्यादा मेहनत से करता है। हाँ, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी और गहरी बात। एक ड्रामा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, सॉरी माजरत के साथ अब ये मेरी बात को क्या कहेंगे, हमारे पाकिस्तान के ड्रामे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक, पड़ोसी ममालिक वाले भी एक्सेप्ट करते हैं। और अनिल कपूर साहब आपसे जब मिले थे, उन्होंने भी कहा कि जब उन्होंने आपसे जब मीटअप किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने पहले समझे कि शायद मेरा मजाक या कुछ जोकली करे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ आपने जो है ना, आप लोगों के ड्रामे नो डाउट बहुत अच्छे। हमारे ड्रामे में किस चीज़ को आप प्रेफर करते हैं, स्क्रिप्ट, आर्टिस्ट, स्टोरी या डायरेक्टर? क्या चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, या ये चारों चीज़ें होंगी तो ही ड्रामा सुपर हिट? कभी क्या आपने देखा फिल्म बहुत हिट होती, गाने हिट नहीं होते, कभी कहते हैं यार गाने, फिल्म में कुछ नहीं था, गाने बड़े सुपर हिट थे। आप क्या कहेंगे, ड्रामे की जान किस में है? देखिए 4 अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट की, जिसमें टीवी एक अलग चीज़ आ गई, फिल्म एक अलग चीज़ आ गई, थिएटर एक अलग चीज़ आ गई, और अभी एक नया मीडियम खुला है विच इज़ OTT, जो हम प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, जिसमें हम डिजिटली जाके वेब सीरीज़ और ये वो देख रहे होते हैं। इन सब की स्टोरी टेलिंग बड़ी डिफरेंट है। हमारे ड्रामे की जो स्पेशलिटी है वो है कंटेंट।
हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो समहाउ हमारी स्टोरी टेलिंग बड़ी बहुत डिफरेंट है, वेरी क्लोज टू रियलिटी। हम कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कराने में बड़ा, लोगों की जो कनेक्टिविटी होती है ना किरदारों से, कि यार या तो ये मैं हूँ या इस किरदार को मैंने देखा है। आप देखें अक्सर ड्रामा देखते हुए घर की खवातीन कहती हैं कि ये समीना भाभी पे नहीं मिल रही, या ये फलां की बच्ची पे नहीं मिल रही है। तो वो वहाँ जब आप ये कर जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी जीत है। तो मुझे लगता है हमारी पाकिस्तानी ड्रामा की जो स्पेशलिटी है ये कंटेंट है। अब वो जो डायरेक्टर अच्छा समझ जाता है वो अच्छा एग्जीक्यूट करता है, जो नहीं समझ पाते हैं वो फिर उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है। हाँ, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बहुत जो हम कहते हैं ना कि टाइप कास्ट कर दिया, उस तरह कुछ डायरेक्टर्स के हवाले से भी ये चीज़ें होती हैं कि यार ये सीरियस अच्छा कर सकता है, ये फैमिली ड्रामा अच्छा कर सकता है, ये सोशल ड्रामा अच्छा कर सकता है, ये अमीर घर को अच्छा शूट करता है, गरीब घर को अच्छा शूट करता है। डायरेक्टर का देखिए, एज डायरेक्टर मैं समझता हूँ मेरा एक्सपोजर होना चाहिए है एक 95 साल से ज़्यादा उम्र के आदमी का, क्योंकि मेरा व्यूअर जो है वो 13-14 साल के बच्चे से लेके और एक 90 साल तक का आदमी है। तो उन सब को जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो बिलीवेबल लगे, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा एक ओपनली गुफ्तगू कर ली। एक बात बताएं, जब आपके पास कैरेक्टर आते हैं, ऑफ कोर्स हम सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं, जैसे कोई लिखता भी है ना तो पहले सोच ख्वाब बनता है या सोच क्रिएट होती है, देन वो फिर लिखा जाता है ना जी। आपके पास जब वो स्क्रिप्ट आता है या आपसे डिस्कशन में आता है तो हम आर्टिस्ट सेलेक्ट करते हैं, तो कभी कभी हमारे लिए या नहीं ये इकरा यहाँ नहीं सूट करती, ये झूठी में सूट कर रही है, ओके ओके मुझे बड़ा नहीं, झूठी में झूठी झूठी ही रहूँगी वाली मैंने बड़ा गौर से ड्रॉ। अच्छा नहीं यार, ये जो है ना मरवा, ये इसमें अच्छी लग रही है, नहीं ये आर्टिस्ट है, ये जो आयजा खान है ये रोते हुए नहीं अच्छी लगी है, जो भी एक हमारे जन में इस करेक्टर के लिए जब आपके पास लाइन आ गई तो देन फिर आप उस हीरोइन या हीरो को सिलेक्ट करते हैं कि सूट ये करेंगे, या कहीं पहले रिकमेंड ये इसको रखना है, ऐसा होता नहीं है? नहीं नहीं Okay. ये तो कहानी पढ़ने के बाद फैसला होता है। ओके देखें समटाइम्स होता क्या है कि कहानी जो है वो लिखी हुई आती है आपके Okay. पास, डेवलप आती है, तो उसमें आप अपना इनपुट देते हैं। और समटाइम्स होता है कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप कोई कहानी राइटर और कंटेंट डिपार्टमेंट के साथ बैठ के क्रिएट कराते हैं। देखिए हमें लगता है कि एक कहानी लिख ली गई है, एक कहानी लिखवाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। जितने चैनल्स हैं उनमें अपने अलग कंटेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन हाउस का अपने कंटेंट वाले लोग होते हैं, एक राइटर होता है, डायरेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक स्क्रिप्ट लिखने में लिखाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। हमें लगता है कि बस ये लिखा हुआ आ गया, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। वो जाहिर है 20 लोगों ने कुछ सोचा होगा तभी वो लिखा गया है, तभी वहाँ आई है। तो मेरी कोशिश होती है कंटेंट वालों से या जो राइटर है जिसका ब्रेन चाइल्ड है उससे ज़रूर पूछूं कि आपके जहन में कौन एक्टर था ये लिखते हुए। समटाइम होता है आप किरदार बना रहे होते हैं और अदाकार आपके जहन में वैसे ही आ रहा होता है कि यार ये वाला मेरा किरदार, ये वाला एक्टर बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है। तो मैं पूछता ज़रूर हूँ। देन हाँ, जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि अच्छा यार ये इस तरह का हो, अच्छा यार ये इस तरह का हो, अच्छा ये ऐसे नहीं इस तरह होना चाहिए। समटाइम फिज़िकली अपीयरेंस आपको चाहिए होती है उस तरह की कि यार ये सपोज़ कोई मोटी लड़की चाहिए या कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसके मिजाज में ही ज़रा बबलीपन हो। बाज़ होती हैं जिनकी आंखें बड़ी एक्सप्रेसिव होती हैं, तो आप उस हिसाब से देखते हुए जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है फिर आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं। एंड यस, आजकल हमें अवेलेबिलिटी बड़ा मैटर कर रही होती है। ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं कि नहीं यार सिर्फ यही एक एक्टर है, चाहे वो चैनल की तरफ से आए चाहे वो प्रोड्यूसर की तरफ से आए, आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं कि इन 3 में से देख लें कौन अवेलेबल है। वो फिर आप चॉइसेस सेलेक्ट कर लेते हैं कि ABC, पहले यानी ये कि ऑप्शंस मिल जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ मैं अपने नाज़रीन से बात करना चाह रही हूँ, बहुत ही हमारे पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मोहसिन तलत मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है और हम बात करें ड्रामों की और हमारे लोगों को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे ख़ानदान को, हमारी ख़वातीन को ख़त होता है अगली एपिसोड का। यकीन करें हम एक बेचैन, और आजकल OST बड़ा मशहूर है, ड्रामा
मेरे ख्याल में हम बाद में देखते हैं जब उसके क्लिप्स चल रहे होते हैं तो ओएसटी जो है हमारे दिमाग पे सवार हो जाती है। हम लोग अक्सर जब ज़्यादा उसका खपत होता है तो किचन में गुनगुना रहे होते हैं। और ये मैं तो बहुत ही, जब ये ड्रामा चल रहा था झूठी झूठी थी मैं झूठी हूँ झूठी ही रहूँगी, और फिर आजकल जो चल रहे हैं डिफरेंट सॉन्ग्स जो ओएसटी की सूरत में, मुर्शिद बड़ा हिट हुआ, हाय 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 हाय, मेरे पास तुम हो बड़ा हिट हुआ, तो बड़े सारे बिल्कुल जानिसार बड़ा बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ। दैट डज मैटर गाना। अच्छा सिर्फ इधर नहीं, दूसरे ममालिक को भी इसको बहुत दुनिया भर में करता है। दुनिया भर में हम जाते हैं बाहर, जब ट्रैवल करते हैं तो जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी या समझी जाती है वहाँ वहाँ आपका ड्रामा डेफिनेटली देखा जाता है। इवन अब हमने कुछ शॉर्ट फिल्म्स की थी, वो तक लोग, अब मैं अमेरिका में था, वहाँ पे लोगों ने जिस तरह से बताया कि आपका वो वाला काम देखा हुआ है, आपका वो वाला काम देखा हुआ है। या मैंने हम टीवी का एक सीरियल किया सराब 3 साल पहले। अच्छा। तो वो देखिए हमारा ना, बीइंग अ मीडिया पर्सन, हमारा ये फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है, फ़र्ज़ कि हमने अपने काम से अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना है। तो उस पर हमने कोई मेंटल हेल्थ के ऊपर आम तौर पे बात नहीं होती, हमने शिज़ोफ्रेनिया पे बात की थी। उसमें सोनिया हुसैन को उससे बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। सोनिया हुसैन, समी खान, नाज़िर जहांगीर, गना, मोहसिन एजाज, औरंगज़ेब लगारी साहब, फरीदा भाभी, फरीदा शब्बीर, और बड़े सारे लोग थे उसमें। तो बहुत कंजा थी, साजिद शाह थे। तो वो मैं आप समझे पिछले 2 साल मुझे स्पेशली शिकागो बुलाया जाता था 14 अगस्त पे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, उन्होंने वो ड्रामा देखा हुआ था। तो उन्हें पाकिस्तान से 2 लोग बुलाने होते थे जो कि रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को। जब वहाँ पे डाउनटाउन में फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होती थी तो हम एज गेस्ट जाते थे, हमें बुलाया जाता था और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शिकागो डाउनटाउन में हमारे इंडिपेंडेंस डे पे। जबरदस्त। तो वो जाहिर है अल्लाह ताला आपको अपने आपके इस काम से इज़्ज़त दे रहा होता है। तो जब हमें इतनी इज़्ज़त मिली है इस काम से, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इस काम को इतनी इज़्ज़त दें और वही इम्पोर्टेंस दें जो हमें मिली। मोहसिन साहब, ड्रामा आप, क्योंकि ये जब एपिसोड्स पे एपिसोड जब 100 होती हैं तो क्या फीलिंग होती है? कुछ लोग एक डाउट में होते हैं, जैसे गज़नफ़र साहब ने आपसे कहा कि तुम, ये मेरी एक ड्रामा मैंने जाल बनाया, वो मेरी इतनी एपिसोड्स नहीं गई, लेकिन तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ना और तुम ज्यादा एपिसोड्स बना के, मतलब आपने मेरे सारे इंटरव्यू देखे मुझे लग रहा है। तो आपने जो है वो 100 एपिसोड तितलियां बना दिया और ये ब्लॉकबस्टर और आपका सरप्राइज। देखिए असल में मैंने सिर्फ इसलिए नहीं, मैंने आपको पर्सनल भी वॉच किया और मैंने कहा ना 1 साल इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन। वो बातें हैं जो मैंने बहुत अलग-अलग जगह और बड़े सालों में कही, और आपका काम बोल रहा है, आप नहीं, आपका काम बोल रहा है। तो अब तितलियां में ये हुआ था कि वो पाकिस्तान के ड्रामे की हिस्ट्री का कोई पहला प्ले था जिसने 100 एपिसोड्स किए थे, या कोई पहला प्ले था जिसने 200 एपिसोड्स किए थे। माशाल्लाह। उस टाइम पे, थैंक यू, उस टाइम पे 13 एपिसोड्स का एक ड्रामा सीरियल होता था, क्वार्टरली चलता था, वंस अ वीक चलता था। तो गज़नफ़र साहब ने कहा था कि यार मैंने कोशिश की थी 100 बनाने की, नहीं बन सके थे, 89 बने थे, जाल किया था उन्होंने एक। तो उन्होंने कहा मैं चाह रहा हूँ कि ये, तो जो चीज़ हमारे यहाँ सोप्स या ये ज़्यादा एपिसोड वाले ड्रामास हमारे यहाँ शुरू हुए थे बैक 2007-8 और फिर 12, 13, 14, 15 में ज़रा ज़्यादा वो हुआ था, लेकिन हमने 99-2000 से शुरू किया था और 2002 तक हम, यानी मैंने 4 साल तकरीबन 3.5-4 साल एक ही ड्रामा किया था और हमने 100 एपिसोड्स किए थे। तो 99th एपिसोड जब ऑन एयर हुआ था उस वक्त तक ये था कि यार बहुत हो गए, लेकिन जब 100 हुए ना वो अचीवमेंट ही अलग थी, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री से जिस तरह से फ़ोन आए थे कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन 100 एपिसोड्स कर लिए यार ये इतने अरसे रहा है और ये रहा है और वो रहा है।
उसके बाद अब जो है, अब तो माशाल्लाह बड़े सारे लोग हैं, बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। वो फर्स्ट टाइम आपका वो ऐसा था first जो था। जी, वो इतनी first ज्यादा था। एपिसोड को जी, जी, लीड जी। किया आपने। जी, 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 और ये जी। फिर आपका अच्छा एक जाहिर बात है कंपटीशन तो देखें, हम कहते हैं ना कि अब चल रहा है, नहीं, हर दौर में कंपटीशन तो होता ही है। जी। आपके अपने एक जब आपका एक, क्योंकि अभी आपने 35 मैक्सिमम 30 साल तो मीडिया हो को गए। दे दिए हैं जी, ना जी, हो मैक्सिमम। गए। जी। तो आपने तो बिल्कुल कम उम्र 16 साल में वो जी, किया जी, जी, और स्टार्ट किया लाइफ को, और फिर आपने इसको ग्रिप में रखा और हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते रहे। ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। मैं जब असिस्ट करता था तो मैं अपने डायरेक्टर से कहता था, अगर किसी दिन कोई चीज़ नहीं समझ आती थी कि सर आज मैंने कुछ सीखा नहीं है, तो वो हंसते थे और बिठाते थे, जितने भी हैं, चाहे वो फरहान साहब हो, चाहे गज़नफ़र हो, चाहे अमान कुरैशी हो, चाहे जितने भी हैं ये, तो ये हंसते थे, सिखाते थे और फिर कहते थे कि अच्छा ये एक चीज़ है जो शायद नहीं सीखी भी होगी। तो वो डेली सीखने और सिखाने का अमल अगर नहीं रहेगा तो फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है आपने दिन ज़ाया किया। उस्ताद कौन है आपका? मेरे गज़नफ़र साहब हैं, ओके। गफ़रान इम्तियाज़ी साहब हैं, कामरान कुरैशी साहब हैं। माशाल्लाह। तो ये कुछ वो 3 एक लोग हैं जिनको मैं मेजरली बड़ा, जिनके साथ ज़रा टाइम लगाया है। जिन्होंने शफ़क़त का हाथ आप पर रखा है, मैं ये कहूँ। लाद भी रखी है। नहीं, वो ज़रूरी है, वो क्योंकि वो ज़रूरी है। उस्तादों वाले उस्ताद थे। देखिए जिस तरह जब आप साहिब औलाद जब तक नहीं होते तब तक आपको समझ नहीं आती वो पेरेंट्स वाली हाय, फीलिंग। हाय। मेरी अम्मा अक्सर कहती हैं, अभी सबसे छोटा वाला भाई है उसको भी, और हमें शुरू में कहती थी बेटा जब औलाद होगी ना तब पता लगेगा। अब पता है। तो इसी तरह है, जब तक आप डायरेक्टर नहीं बनते और आपके आगे स्टूडेंट नहीं आते, असिस्टेंट्स नहीं आते, तब तक नहीं आपको पता लगता कि यार ये क्या तरीका होता है सिखाने का। तो जब आप सोचते हैं ना कभी कभी ज़िंदगी में आपके कुछ रह जाता है, हालांकि वो महरूमियाँ नहीं होती, आप कहते हैं चलो यार मुझे अगर ये नहीं मिला तो मेरी औलाद को मैं ये वाली तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। इसी तरह असिस्टेंट के मामले में भी है। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पे अगर कहीं कहीं सख्तियाँ हुई हैं तो मैं असिस्टेंट्स के साथ वो सख्तियाँ नहीं करूँगा। तो मेरा तरीका वही होता है, मैं उनसे भी उतने ही आप जनाब प्यार मोहब्बत से बात कर रहा होता हूँ। समझ आ जाता है तो ठीक है, वरना उनको समझा देता हूँ कि असल में आप उस प्रोसीजर से गुजरे हैं तो आपको वो भी प्रैक्टिकल प्रेजेंट करें। एक और चीज़, एक वक्त है पीटीवी को सब लोग देखते थे और जिस तरह इन्होंने कहा, एक हमने भी वो मशहूर ड्रामे जो नाम सुनते रहे और वो बार बार रिपीट भी हुए हैं, तन्हाइयाँ और बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो हमारे दिमागों में नक्श कर गए हैं और नक्श छोड़ गए हैं। आज वो आर्टिस्ट दोबारा, जब वो दोबारा ड्रामा बना तन्हाइयाँ और वो मरीना खान और ये सब कुछ, तो मतलब करेक्टर थोड़े से चेंज, अलबत्ता एज फैक्टर होता है, लेकिन वो ड्रामे का वो ही एक टेम्पो अभी भी सदाबहार सा लगता है। अच्छा, अगर हम बात करें उन ड्रामों की, तो उस वक्त एक लीड करता था पीटीवी, देन फिर गज़नफ़र साहब का इंडस ने जी सरवाइव किया और जी, बहुत उसको लोगों ने वॉच किया, STN फिर इंडस। अब मुझे एक बात बताएं कि फिर एक कंपटीशन भी चल गया इंडस में के बाद, एक आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता गया और आप आगे वर्क करते रहे। क्या फ़र्क पड़ा कि पहले वाले आर्टिस्टों का रवैया और उनका टैलेंट, क्योंकि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट होते हैं, आपने किसी इंस्टीट्यूट में नहीं ट्रेनिंग ली एज अ डायरेक्टर, लेकिन आपने बहुत सारे डायरेक्टर के नीचे काम करके आपने सीखा। आज आप क्लासेस देने जाते हैं मल्टीमीडिया में, अरीना वगैरह में क्लासेस भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इनकी ग्रेटनेस है कि वो अपने हिसाब से टाइम, क्योंकि बिजी पर्सन है, तो जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि लोग अच्छा है, जो नए टैलेंट है वो आगे आए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दैट्स गुड। आप मुझे बताएं अब और नाउ एंड देन, उसके बाद उस वक्त का और अब का क्या फ़र्क लगता है कि आर्टिस्ट कितना ग्रूम अप है? क्योंकि उस वक्त वो इंस्टीट्यूट था पीटीवी, लोग वहाँ पर बहुत रिहर्सल, ये अब मैंने देखा है कि क्या अदाकारी कम है, एटीट्यूड ज़्यादा है, भरम ज़्यादा है। एक ड्रामे में अगर बड़ा हो गया तो वो नहीं, हाँ, मतलब हथ नहीं चढ़ रहा जैसे कहते हैं, ऐसा है कि अच्छा बुरा दौर तो हर टाइम पे ही होता है। आप समझें इन 30 सालों में वो लड़कियां जिन्होंने शुरू करना था, शुरू किया, सपोर्टिंग, मेजर सपोर्ट, लीड से फिर वो बहन, भाभी, माँ और काम छोड़ दिया, तो वो इस तरह वाली बड़ी जर्नी देखी है। बट देखिए ये मिजाज की बात होती है। वक्त जिस तरह पहले लोगों के पास था, लोग टाइम देते थे, रिहर्सल्स करते थे, अब ओवरऑल वक्त का मसला है। अब गहमा गहमी इतनी ज़्यादा हो गई है
कि इंसान के पास जनरली भी वक्त नहीं है। जैसे बड़ी मज़े की बात की किसी ने कि यार पहले हम बहन भाइयों का ऐसे ही उठ के चले जाते थे, और ये अमेरिका में कोई साहब मुझे बता रहे थे, कहते हैं पहले बहन भाइयों के हम मुंह उठा के कभी भी किसी भी वक्त चले जाते थे, बट अब जो है वो जब जा रहे होते हैं तो पहले ये सोच लेते हैं कि कहीं भांजे ने सुबह काम पे तो नहीं जाना, भांजे की बीवी ने कहीं सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तो नहीं ड्रॉप करने जाना। तो वो ये सारी जो तब्दीलियां हैं ये बाय ऑल मीन्स हर हवाले से आई हैं, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं। अच्छा, और हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जो एक्टर्स हैं, वो पहले भी अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिनको काम आता है उनकी जिस तरह से रिस्पेक्ट करते थे अब भी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करते हैं। आप कहीं किसी जगह पे अगर किसी एक फंक्शन में, किसी एक दावत में आप वहाँ मौजूद होते हैं और कोई एक्टर जो कि आपसे जूनियर हो वो अगर आपको देखता है तो आपके रिस्पेक्ट में आपसे मिलने आता है, तो ये, और अगर कोई नहीं आ रहा तो मुझे ये लगता है कि तरबियत का फुकदान है। इसका नुकसान इस बात का जो है ना, हम ज़िम्मा फील्ड को, शोहरत को या उन चीज़ों को ना दें। आप अगर इंसान अच्छे होंगे तो आप ये जो बेसिक अखलाकियात है ना वो नहीं छोड़ते। तो बड़े बड़े लोग देखे हमने, आप इस वक्त पाकिस्तान में हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा से बड़े स्टार्स तो नहीं हैं, फैसल कुरैशी, सारे बड़े स्टार्स तो नहीं हैं, ये सारे देख लें सब बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं। हकीकत ये, हाँ, हुमायूं बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, फहद मुस्तफ़ा बहुत ज़बरदस्त इंसान है, ये सारे बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं। देखिए कोई वजह है, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, बस अगर आपने अपनी वो बात कायम रखी तो अल्लाह ताला नवाजता रहता है, और आप देखें ये लोग नवाजे जा रहे हैं। अगर आपने वो बात छोड़ दी तो बड़े सारे ऐसे लोग आए जो साल 2 साल के लिए बहुत बड़े स्टार बने, उसके बाद गायब, साल 2 साल के लिए बड़े स्टार बने, उसके बाद गायब, फिर कोई नया आ रहा होता है। बट ये लोग माशाल्लाह 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 कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह, ये मैंने एक्टर्स की बात की, इसी तरह डायरेक्टर्स का, डायरेक्टर्स भी बहुत आए, लातादाद आए, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको अल्लाह ने वो इज़्ज़त दी हुई होती है, वो मकाम दिया हुआ होता है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, एहतराम करते हैं, वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। मैं अभी जब हम शो शुरू करने से पहले भी मैं ये बात कह रहा था, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और होना भी जनरली यही चाहिए। आप कितने बड़े डायरेक्टर हैं, कितने बड़े एक्टर हैं, कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये सब बहुत बात की बात है। आप इंसान कितने बड़े हैं, ये सबसे पहले मैटर करता है। बहुत ज़बरदस्त। आपको किसी वक्त किसी ने कहा कि मुझे अब भी करके दिखाओ, और सामने आपके लेजेंड लोग हों, एक्टर शफ़ी मोहम्मद हो, स्क्रिप्ट इशफाक अहमद साहब का हो, अमजद इस्लाम अमजद हो, गजनफर साहब आपको कह रहे हो कि अभी मुझे ये खड़े होके इंस्ट्रक्शन चाहिए, ये जो एक सरप्राइजली होता है ना, जैसे मुझे अगर कोई मैं किसी जगह एज अ होस्ट जा रही हूँ और एकदम वो मुझे एक बंदा कहे चले जी बैठे, और उस वक्त चाहे मैं मेंटली प्रिपेयर हो ना हो, वो बोले अच्छा जी मैं तो ऑडिशन है, आप कर लें अभी बताएं, तो वो जो एकदम आपको किसी ने कहा एक बड़े बड़े लोगों के दरमियान, नहीं मुझे अभी ये जरा सा, आप फिर आप क्या एग्जीक्यूट कर दो। हाँ नहीं, बस देखिए वो एक टाइम होता है जब आपने वो डिसीजन लेना होता है कि अगर मैंने आज ये काम नहीं किया तो शायद जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगा, तो वो अल्लाह ने हिम्मत दी, जाहिर है, और आपने करके दिखा दिया। हाँ यस, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। बल्कि इवन जब जो आप बात कर रही थी कि जब आप सोचे ना आज से 20-25 साल पहले तो बहुत ही जाहिर है शेव नहीं प्रॉपर थी, तो अब सीनियर एक्टर्स थे, तो एक दफ़ा एक एक्ट्रेस, हमारी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बड़ी सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये सीन तो ऐसे परफॉर्म नहीं होगा, मैं होती तो मैं तो इस तरह करती। फिर उन्होंने कहा अच्छा परफॉर्म करके बता दें, तो मैंने वो सीन फिर उनको परफॉर्म करके बताया, और मैंने कहा अगर मैं नहीं, आपको ना बीइंग एज डायरेक्टर आपको अपने सारे काम आने चाहिए, आप क्योंकि सुपरवाइज करा रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए हाउ टू एक्ट। अगर आप करके नहीं बता सकते हैं तो कम से कम आप अल्फाजों में बयान कर सकते हैं उस बात को, वो आना चाहिए आपको कैमरा वर्क आना चाहिए, आपको एडिटिंग आनी चाहिए, आपको कंटेंट सेंस होनी चाहिए, आपको जुमले की तमीज़ होनी चाहिए, वरना इनमें से कोई भी आदमी आपको बेवकूफ़ बना देगा। एडिटर कहेगा जी नहीं हो सकता, आप कहेंगे अच्छा नहीं हो सकता और आप बैठ जाएंगे, कैमरामैन कहेगा नहीं हो सकता। अब क्योंकि हम टेक्निकली ज़रा साउंड लोग हैं, तो अगर हमें कहते हैं नहीं हो सकता तो हम कहते हैं हट जा मैं कर लेता हूँ। नहीं, इसका रीज़न ये भी है सर, आपने मतलब इतना साल उस
वर्क को दिया है, उस जॉब को, तो आपका एक्सपीरियंस इतना है कि आपको कोई चीट भी नहीं कर सकता। अल्लाह। एक फर्क है ना, देखिए दो लोग हैं ना, एक होता है कि वालिद की प्रॉपर्टी में जाके जॉब करना, एक वो होता है कि जो वो फैक्ट्री में एक मशीन को ऑपरेट करके ऊपर जा रहा है, उसमें और उसके बेटे में बड़ा फर्क है। हाँ। वो उसी को बुलवाएगा, यार वो देखो फलानी मशीन बंद हो गई ना, क्योंकि जबकि उसके वालिद साहब की फैक्ट्री है, उसके वालिद साहब ने उसको 50 साल दिए हैं, लेकिन उसके बेटे को ऑपरेट करना नहीं आ रहा, वो उसी को बुलवाएगा जिसने वो तमाम चीजें सीख कर ऊपर आया है। ऐसे ही फर्क है ना, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ हाँ। आप एडिटिंग में जाएंगे तो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर तो लो। वो मुझे मत सिखाओ ये कैमरा यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता। फर्स्ट टाइम आपके पास कोई आता है एज अ ऑडिशन, आपने कोई ड्रामे की सिलेक्शन कर दी कि ये 2 नए होंगे और ये 6 पुराने होंगे, जैसे 6 तो बड़े बड़े आपने सेलेक्ट कर दिए, उनको तो ज़रूरत ही नहीं, उनको तो सिर्फ भेजना है और आपने ओके करना है, और आपके पास कोई नया लड़का है, उसको आपने रखना है, उसको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव रोल देना है, तो आपकी सिलेक्शन में कौन सा क्राइटेरिया है कि ये कैपेबल है और ये कर सकता है? नए टैलेंट की बात कर रहे हैं आप? अच्छा देखें, क्योंकि लेके तो चलना है ना इनको, हाँ, भी लेके 2 अलग चीजें होती हैं, इसमें नए पुराने वाली बात ही नहीं है। ओके। मैं मेरे नज़दीक किसी भी एक्टर को कास्ट करते हुए, चाहे वो नया हो चाहे उसने काम किया हुआ हो, ये मैटर नहीं करता, ये उतना मैटर नहीं करता, ये करता है मैटर, बट उतना मैटर नहीं करता कि ये कैसा करेगा। ओके। मेरे नज़दीक वो ज़्यादा मैटर करता है कि मैं इससे कैसा करवा सकता हूँ। ओके। तो वो जब देखे ना, समटाइम एक एक्टर आता है, जैसे अभी मैं पिछले दिनों कुछ अर्से पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, जिस तक उसको अवार्ड मिला गंगूबाई पे, आलिया भट्ट को। अच्छा, तो उससे पूछा, हाँ। यार ये बहुत डिफरेंट था, ये वाली आलिया नहीं देखी। नो डाउट, नो तो डाउट। उसने कहा इसके पीछे एक आदमी था, संजय लीला भंसाली, कहती है क्योंकि जब उन्होंने मुझे कहा स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा ये तो किसी बाहरी आवाज वाली किसी लंबी चौड़ी औरत का काम है, ये तो मेरा तो रोल ही नहीं है। सही। तो उसने कहा यार ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, छोड़ो इसको, ये मेरा काम है, मैं करवाऊंगा। तो वो समटाइम्स आप किसी को कास्ट कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारा नया टैलेंट है, बहुत सारी माशाल्लाह से इंडस्ट्री में लड़कियां हैं या लड़के हैं जो कि काम कर रहे हैं, और जब वो पहली दफ़ा में मिले थे तो मुझे लगा हाँ यार ये ठीक है, ये बहुत परफेक्ट है इस रोल के लिए। पिछले दिनों अली सफ़ीना ने मुझे एक टैग किया, अली सफ़ीना, उनका भी डेब्यू आपने पहले किया था? जी जी, अली सफ़ीना का भी पहला जो ड्रामा था ड्रामे में, हाँ वो मेरे साथ था, होस्टिंग करते थे। अहमद अली अकबर का भी पहला, अहमद थिएटर बड़े अरसे से कर रहा है, ब्रिलियंट एक्टर माशाल्लाह, लेकिन वो पहला जो ड्रामा था वो मेरे साथ था। मावरा है, निम्रा खान है, अजीका डैनियल है, बड़े सारे लोग हैं इस तरह जिन्होंने जिनको पहली दफ़ा जिनके साथ काम हुआ। तो वो आप ना जब मिलते हैं, आप बात करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। मेरे लिए एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि मैं जितने शौक़ से मैं काम कर रहा हूँ, क्या सामने वाला कर रहा है, अगर वो भी उतने शौक़ से और उतनी लगन से काम नहीं कर रहा तो फ़ायदा यार, उसका तो काम ही, उसका तो दिल ही नहीं है वो काम करने का, मैं क्यों ज़बरदस्ती करवा रहा हूँ। तो यानी कि कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए, एफर्ट तो करे ना, समझे तो ना, वरना एक दफ़ा ऐसा भी होता है, एक खातून ने कहा कि जी एक सीन के लिए आई, रिकमेंडेशन थी किसी की और एक्टिंग वो करती नहीं थी, उन्होंने कुछ किया हुआ था, तो जब उन्होंने बार बार रीटेक्स दी, अल्लाह बख्शे हमारे काजी वाजिद साहब थे उस सीन में, तो वो हंस के कहने लगी कि मैं तो शौकिया कर रही हूँ एक्टिंग, मैं कौन सा। तो मैंने कहा यहाँ हम आपका शौक़ पूरा करने के लिए नहीं बैठे हुए, ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, उस टाइम पे बूम्स चलते थे, बूम माइक होते थे, ये कॉल माइक नहीं होते थे, तो वो इतना हैवी था। मैंने कहा वो बच्चा ये मजदूरी करने आपकी शौक़ पूरा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, प्लीज़ इसको ज़रा सीरियसली लें। तो जाहिर है वो बड़ा मैटर करता है। और फिर क्योंकि उन्होंने सीरियस नहीं लिया काम को और इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री ने उन्हें सीरियस नहीं लिया। उन्होंने ज़िंदगी में वही 4, 5, 8, 20 सीन्स किए होंगे, उसके बाद वो नहीं काम कर रही थी। तो इसलिए ज़रूरी है जिस जगह से, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एक सिंसियरिटी, एक जज्बा, ये दुनिया ने जिस काम के लिए आप आए उसको अंदर लगन तो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी आप काम करें, कुछ कर रहे हो, कुछ भी देखिए आप कुछ भी कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी हमारी इंडस्ट्री को या स्पोर्ट्स को जो है वो उतना एज प्रोफेशन लेते ही नहीं है। मतलब मेरे एक मामू गुजर से पहले भी ऐसा था कि वो लाहौर से आए हुए थे और मैंने कहा मामू जान वो रिकॉर्डिंग है तो मैं जा रहा हूँ, मैं फिर रात में आता हूँ। वो छोड़ कोई नहीं, बाकी बाद में कभी इकट्ठे कर लेना सबको।
मैंने कहा यार ये बाद में इकट्ठे होने वाला नहीं है। मैंने कहा आप ऐसा होगा कि 2 दिन के लिए दफ्तर बंद कर दें, नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही। आप जाते हैं, जब हम आते हैं लाहौर तो आप जाते हैं अपने काम पे, इसी तरह हम भी अपने काम पे जा रहे हैं। तो अल्लाह ने जिस चीज़ से इतनी इज्जत दी हुई है उसको हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको इतनी इज्जत दें, और खुदा के वास्ते अपने अपने मदार में रहते हुए जो भी काम है आपका अपना, हम ये नहीं कह रहे मुल्क के लिए कौम के लिए कोई बहुत बाहर निकलें और मेहनत करें, और वो नहीं, आप इंडिविजुअली जो भी आपका काम है उसको ईमानदारी से करें। आप देखें इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, मुल्क पे भी पड़ता है, कौम पे भी पड़ता है, आपकी इंडस्ट्री पे भी पड़ता है। अच्छा देखा जाए आप और ये ड्रामा जो बन रहा है और एक इसमें पूरी टीम, इन्वेस्टर, सब कुछ शामिल होता है। देखा जाए तो ये हम लोग एंटरटेन तो हो रहे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक मैसेज हम तक ट्रांसफ़र हो रहा है। ये एक जिम्मेदारी देखा जाए। ड्रामा जो बनता है हमारी ज़िंदगी में जो वाक़यात होते हैं उसको क्रिएट करके, और हमें एक सिखाया जाता है कि हमें सेफ़ कैसे रहना है, हमें अपने हक़ के लिए कैसे लड़ना है, किन लोगों के दरमियान कैसे गुफ्तगू करनी है, कौन से लोग हैं जो हमारे राइट्स, क्योंकि हर तरह का क्राइटेरिया ड्रामे के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। और जो मोहब्बतें करते हैं या उसके बाद कोई, जैसे किसी की 2 बीवियाँ हैं, ये जो जागीरदारा निज़ाम है या पॉलिटिकल लोग क्या करें, हर तरह हमें उसकी कहीं ना कहीं अक्सबंदी करके हम तक थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा एक मैसेज आता है। आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आपको कुछ सिखा दिया, या आपकी ज़िंदगी में ऐसे जैसे ड्रामे के सीन्स में या कहीं आपको किसी ने इरिटेट कर दिया? कोई ऐसे होते हैं ना ड्रामे में तो बहुत हंस रहे भी होते हैं, अबे यार ये क्या, एकदम अचानक सबकी हंसी निकल जाती है, रोने का सीन, किसी की मौत का सीन, कभी बच्चे का सीन, किसने आपको थोड़ा लगा कि यार ये एक मेरी ज़िंदगी में बड़ा अजीब सा वाक़या हो गया? कोई वाक़या याद है? जहाँ आप इमोशनली अटैच हो गए हो तो बहुत जगहों पे हो जाते हैं। शराब के दरमियान बहुत दफ़ा हुआ, बाकी कुछ एक आध दफ़ा मुझे, हाँ एक मुझे वो याद है वाक़या। मुनव्वर सईद साहब हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं। एक उनका मैं सीन कर रहा था, तो उनके सीन वो था, एक डेथ का सीक्वेंस था, और हमारे यहाँ ना तब अलाउ किया हुआ था कि आप गहवारे में, यानी आप मैयत दिखा सकते हैं और आप उनका चेहरा दिखा सकते हैं। तो वो मैं एक शॉट ले रहा था, और शॉट लेते लेते पता नहीं मुझे क्या अजीब गूज़ बम्स आए। मैंने कट करवाया, मैंने मुनव्वर साहब को खड़ा किया, गले लगाया, प्यार किया, और मैंने कहा यार मैं ये शॉट नहीं ले रहा मुनव्वर साहब, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये शॉट लेते हुए। तो उन्होंने प्यार व्यार किया, वो समझ रहे थे क्योंकि उनसे जो फीलिंग्स है, जो उनसे दोस्ती है, जो उनसे अकीदत का एक रिश्ता है, तो मुन्नू भाई ने प्यार किया। मुन्नू भाई से बड़े फैमिली टर्म्स हैं, अम्मी अब्बू बेगम बच्चे, उधर उनकी जो बेगम है वो उनके बच्चे, सब बड़ा ख्याल करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो वो एक ऐसा मोमेंट है, हाँ समटाइम्स, कि आप उस जगह आ जाते हैं इमोशनली कि मैंने कहा नहीं यार ये शॉट नहीं कर रहा मैं, मुझे नहीं पता नहीं उस वक्त कुछ हुआ था। एक वो, और एक दफ़ा कवि खान साहब के साथ, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उन्हें फरी की रहमत करे, एक दफ़ा उनके साथ भी जो है वो एक सीन करते हुए ज़रा मैं अटैच्ड हो गया था। फिर यस एक और वाक़या, सॉरी, दस्तारैना के दरमियान उज़्मा गिलानी साहिबा ने एक फ़ोन शॉट किया था। एक वो ये था कि उनको इत्तला मिलती है कि उनके बेटे की डेथ हो गई, और तब ऑस्ट्रेलिया से साद भाई जो उनके बेटे हैं, मेरे बड़े भाई हुए, साद भाई फ्लाई कर रहे थे, और था यही कि प्लेन क्रैश हुआ, ऐसा कुछ था, एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो उन्होंने सुना था, और वो जब उन्होंने एक्ट किया वो रो पड़ी थी, और वो इस तरह रो रही थी, कट के बाद भी रो रही थी, और मैं उन्हें चुप करवा रहा था, हालांकि उन्होंने इतना नहीं रोना था, और मैंने कट करवा के वो सीन दोबारा करवाया। तो जब मैं उन्हें चुप करवा रहा था तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं खुद भी रो रहा था। तो जब ज़रा ठीक हुए, इर्द गिर्द लोग थे बहुत, हम ब्राइट लैंड में कर रहे थे मरी में, तो वहाँ पे कुछ लोग रहने आए हुए थे, ज़ाहिर है जो वहाँ पे होटल में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने आके देखा रिकॉर्डिंग हो रही है। जब वो शॉट ख़त्म हुआ, तालियाँ बजाई हैं, मैंने उसमें गले लगाया, प्यार किया। मैंने कहा, जब देखा तो खुद भी रो ही रहा था, मैंने कहा उस्मा आपा दोबारा करेंगे क्या? फिर वो हो जाता है समटाइम, आप इमोशनली अटैच। कौन सा सीन में मुश्किल पेश आती है? कॉमेडी सीन में, और रोने के सीन में, या कोई एग्रेसिव सीन कर रहा हो और वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा हो, तो कौन सा सीन करते हैं आपको ज़रा सा मुश्किल पेश? देखिए एक्शन और इंटेंसिटी में तो मुझे लगता है वो शायद मेरी स्पेशलिटी है। वो मैं ज़रा ज़्यादा, मेरे नज़दीक ना हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। कॉमेडी मुझे लगता है कॉमेडी बड़ा मैटर करती है। अभी मैं मेंशन भी करने वाला था, जैसे बुलबुले चल रहा है,
बुलबुले इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान का अब तक का सबसे ज़्यादा एपिसोड बुलबुले के ही चले हैं, और उसका क्रेडिट डेफिनेटली पूरी टीम को जाता है, नबील भाई को, मोदी को, जाहिर है आयशा है, नबील, वो नबील भी हैं, और हिना दिल पजीर, मल्टी टैलेंटेड महबूब साहब, नो डाउट कि हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, आयशा उमर, ये सारी। बट देखिए कॉमेडी बड़ा मुश्किल काम है, मुझे लगता है रुलाना आसान है, हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जितने हमारे एंटरटेनर्स हैं, हमारे स्टेज के जो आर्टिस्ट होते हैं या वैसे जो होते हैं, उनकी मैं कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। और हमारी जितनी टेंशन चल रही है मुल्क के हालात को लेके या दुनिया में या वैसे भी, तो ये तो बड़े इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं हंसा के। वाकई में सही, रुलाना वाकई में आसान है, रुलाना फिर शायद आसान होता है, किसी को हंसाना बड़ा। हाँ, और अच्छा, आपने कभी नोट किया, हम किसी को खुश करने के लिए कभी नहीं जाते, लेकिन किसी को तकलीफ देने के लिए ज़रूर उसके पास ज़रूर जाते हैं, या उसका तकलीफ का दिलासा, लेकिन उसको हैप्पी करने के लिए माइंड नहीं बनाते, यार वो उदास है, उसको ज़रा हैप्पी करने चले जाए, हम उसके लिए टाइम नहीं निकालते। पता नहीं, मैं ज़रा शायद उल्टा करता हूँ या सोचता हूँ। आपकी तो बात अलग है ना। हाँ, देखिए जनरली ना मुझे क्या लगता है, खुशी और गम, खुशी में बुलाना ये जिसकी खुशी है उस पर डिपेंड करता है। okay. क्योंकि वो खुशी है, और खुशियाँ ऐसी तो नहीं कहा गया है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। अरे वाह। और गम बांटने से कम होता है। खुशी में बुलाना ये सामने वाले की जिम्मेदारी है या उसकी ड्यूटी होती है वो बुलाए या ना बुलाए, लेकिन गम में आपका फ़र्ज़ है कि आप जाएं और आप जाके गम बांटें, तो वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब मेरा ना मॉर्निंग शो का टाइम तो यहाँ ख़त्म हो गया, और दिल तो नहीं कर रहा कि मैं इनको कहूँ अल्लाह हाफिज़। पहले तो इनसे मैसेज लूँगी लास्ट आप सब नाज़रीन के लिए, और इनके साथ मैं एक और शो करूँगी, वो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान। फिर इनके, क्योंकि मेरा दिल नहीं भरा, अभी बहुत सारे सवालात हैं जो इनसे करने हैं, लेकिन जाते जाते मोहसिन तलत साहब, मैं चाहूँगी ये कैमरा है, अपने नाजरीन को, जो आपके व्यूवर्स, जो आपके ड्रामा देखते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, जब मुझे कभी मैसेज की बात आती है तो मैं एक शेर है वो सुना देता हूँ। इकबाल का शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हर फर्द से मतलब ज़रूरी नहीं है आप कलेक्टिव एफ़र्ट करें, आप इंडिविजुअली भी, हर फर्द आप इंडिविजुअली भी अपने मदार में रहते हुए अपना काम ईमानदारी से करेंगे, आप यकीन जानें, आप अपने प्रोफेशन के लिए, आप अपने मुल्क के लिए, आप अपनी कौम के लिए बेहतरी पैदा करेंगे। बस ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें, इंशाअल्लाह चीज़ों में आसानी होती ही रहेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच मोहसिन तलत साहब। कैसा लगा आपको मॉर्निंग शो में? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा, और बाकी वक्त का पता नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो गुड मॉर्निंग विद सभी में। जी नाज़रीन, हम यहाँ चाहेंगे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।